लक्ष्मण जी यादव ये हमारे बीच और आप सभी को संबोधित करेंगे और आप इन्हें निश्चित रूप से इनकी एक एक बात को सुनेंगे। और जहां तक हमारे ध्वनि विस्तारण केंद्र के माध्यम से आवाज जा रही होगी तो मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अगर आप जिस जगह पर भी होंगे तो आप इन्हें सुने। मैं ऐसे आपसे अपेक्षा और ऐसी कामना करता हूं। सम्माननीय डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। बहुत धन्यवाद। अब जिसे सुनना होगा वो सुनेगा, जिसे नहीं सुनना होगा फिर एक बार सुनाया जाएगा। तो बहुत धन्यवाद। प्रबुद्ध भारत संयुक्त कार्यक्रम सर्कल समिति भंडारा डोंगरमाली बालाघाट के आयोजन समिति के सभी सम्मानित लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये आयोजन किया और हमें सम्मानित करने का और आप सबसे मिलने का मौका दिया। मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोग और इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। हम लोग अक्सर पूरे देश में इस बात की चिंता करते हैं कि आज देश में संविधान खतरे में है, उसे बचाने की जरूरत है, उसके लिए लड़ने की जरूरत है और लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है। अब आज के कार्यक्रम को ही देख लें, यह भी एक किस्म की लड़ाई ही लड़नी पड़ी है और एक पल को तो लगा कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन देखिए हिम्मत, हौसला और लड़ने का जुनून रहे तो प्रकृति थोड़ा इम्तिहान जरूर लेती है लेकिन फिर साथ देने लगती है। तो आप सबके हिम्मत और हौसले को मैं बधाई और बहुत सलाम करता हूं कि आपने देखिए एक ऐसा माहौल बना दिया कि लग ही नहीं रहा है कि कार्यक्रम में कोई बाधा था। और जितने भी आपने स्वागत सम्मान के लिए चीजें की, आयोजक के ऊपर तो ये दबाव होता है। अभी वैद साहब से हम लोग यही कह रहे थे कि भाई आयोजक तो सबको जुटाता है। 1 रुपए आज की तारीख में और एक व्यक्ति जोड़ना इस समय इस वक्त का सबसे कठिन काम हो चुका है। तो जो व्यक्ति लोगों को जोड़ता है उसको ध्यान रखना होता है कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन अब अगली बार उन सबको जोड़ करके काम होगा, इसलिए आप लोगों को मेरी ओर से भी ये गुजारिश, क्योंकि कार्यक्रम बहुत विलंब से हो रहा है और हमें दरअसल मैं इस कार्यक्रम में नहीं आने वाला था। मैंने शुरू में मना कर दिया। एसपी वैद साहब हैं, लगातार रायपुर से लेकर के बिलासपुर कई कार्यक्रमों में हमारी भेंट हुई। अभी पिछले दिनों भिलाई में भेंट हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरी छुट्टी नहीं होती। बहुत लोग निशाने पर भी रखते हैं कि बहुत देश में घूम रहा है, क्या कर रहा है, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर और इनका आग्रह रहा। बिलासपुर के हमारे बड़े भाऊ सारंग घूमने जी, उनका भी फोन आया, तो हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल करके, चाहे वैद जी हो चाहे हमने जी हो, इन लोगों के कहने पर आप लोगों से मिलने का एक योजना बना ली। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं एसपी वैद साहब का कि आपकी वजह से आज आपके बीच में आने का मौका मिला। अब देखिए एक इम्तिहान इधर से भी हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, कुछ और कार्यक्रम चलने लगा है, लग रहा है। क्या है? अच्छा शादी का है, ठीक है, तो वो तो अच्छा काम है, उसको करने दीजिए, वो चलता रहे, किसी का घर बन रहा है, बस रहा है। तो बहुत शुक्रिया बालाघाट के लोगों। अभी पिछले दिनों मैं 14 अप्रैल को बालाघाट आकर गया था। अभी एकमात्र गुजारिश, अरे कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, सब चलता है। आज 2023 में जब हम यहाँ खड़े हैं बालाघाट में, बहुत सम्मानित लोग, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, पुराने लोगों को ज्यादा अनुभव होगा।
कई बार मैं इस तरह के मंचों पर जाता हूं तो वैद साहब एक बात बोलता हूं कि जितना, अब बोलिए नहीं, अब एकदम चुपचाप सुनिए, सब आवाज आएगी बस, और बाधा मत पैदा करिए, वैसे ही बहुत बाधा है। हाँ सुनिए, तो मैं एक बात जरूर हर मंच पर स्वीकार करता हूं कि इतनी कम उम्र में इतना सम्मान मिलना, और वो भी ऐसे कार्यक्रमों में जिसमें जितनी हमारी उम्र होती है उतनी उम्र लोग संघर्षों में लगा दिए होते हैं, वो हमारे आसपास सामने बैठे होते हैं। तो ये हमारा सम्मान नहीं है, और मैं कभी किसी भ्रम में नहीं रहता कि मैंने कोई नया काम, कोई महान काम कर दिया कि मेरा सम्मान हो रहा है। नहीं, ये सारा सम्मान जो हमें मिल रहा है वो हमें कतई न मिल पाता अगर हमारा और आपका रिश्ता विचारों का न होता, तथागत बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले का रिश्ता न होता, तो हम वैद साहब से न मिल पाते, और इन सब के बहाने हम आपसे न मिल पाते। ये विचारों का रिश्ता है, कौन जानता था? मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, ये बॉर्डर के इलाके में, वहां कोई हमें जानने वाला मिलेगा। और ये कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होने की डिग्री की वजह से नहीं जाना। अगर डिग्री उग्री की वजह से बुलाना होता तो आप हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुलाते, क्योंकि बड़े डिग्री वाला है। लेकिन ये जो सम्मान और ये हमारा रिश्ता जो बना है, ये विचारों का रिश्ता है, और विचारों को जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हमारा आपका एक रिश्ता बन गया, और आपसे हम मिलते हैं, हमसे आप मिलते हैं, तो लगता है कि अपना ही कोई परिवार का साथी है जो हमारे पुरखों के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहा था। तो कोई नई बात नहीं, कोई गर्व अहंकार नहीं। हाँ, एक ही गुरूर और एक ही अहंकार हमारे पास है कि हम उनके वारिस हैं जिन पुरखों ने मिलकर इस देश को रहने लायक बनाया, वरना ये देश रहने लायक नहीं था। और क्यों रहने लायक नहीं था? मैं अभी गोंदिया से आए, साहब हमारे साथ आ रहे थे, नाम भूल गया आपका, कुलनालकर जी। रास्ते भर आते हुए हमने खैरलांजी, और अभी बात हो रही थी खैरलांजी जो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां रुक करके मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई, क्योंकि उस बात को मैंने किताबों से पढ़ा था। 2006 सितंबर 2006 की घटना, उसके बारे में, वीडियोस के बारे में जाना, और वहां पर जाके भैयालाल जी, गोतमांगी जी, उनके परिवार में सामंती जातिवादी तत्वों ने केवल हमला करके मारा नहीं, महिलाओं के साथ कितने तरह के दुर्व्यवहार किए, पूरे गांव में घुमाया, बैलगाड़ी से बांधकर अपमानित किया। और जब भैयालाल जी को पता चला, भागकर अपने खेत से दौड़कर आए तो किसी झाड़ी में छुप करके देख रहे थे, और उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। तो जिस इतिहास को हमने किताब में पढ़ा था, उसी से गुजरते हुए आए, तो वहां थोड़ी देर रुक गए। और ये 2006 में हुआ था, याद रखिएगा। इस देश को आजाद हुए, संविधान लागू हुए भी 50 साल हो गया था। तब जाकर के केवल कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिनको कल तक हम पैर की जूती समझते थे, वो आंख में आंख डाल करके अपने हक हुकूक के लिए बोलने कैसे लगे हैं। इसलिए उन्होंने उनके साथ ऐसा जुल्म किया जो इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास की कमीज पर एक बदनुमा दाग है, धब्बा है, वो खैरलांजी यहीं बगल में। और उसका जिक्र मैं यहां क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे ज्यादा बुरा इस देश में जाने कितना खैरलांजी में होता रहा। और अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान न होता, तो ऐसा खैरलांजी आज भी रोज हो रहा होता। उसको रोक करके इंसानों का देश बनाने का काम किया वो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान है। और इसलिए मैं अपने पुरखों को याद कर रहा हूं कि गुरूर हमें उनका है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश को सबका देश बनाने की जरूरत है। पहले इस दुनिया में और इस देश में इंसान के रूप में लोग पैदा होते थे, इंसान के रूप में जीते थे, इंसान के रूप में चले जाते थे। फिर कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया कि हम सबके बराबर कैसे रहें, तो उन्होंने कहा कि सबके पैदा होने का तरीका एक नहीं है। कुछ लोग मुख से पैदा होते हैं, कुछ लोग भुजाओं से पैदा होंगे। तो जो मुख से पैदा होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो ऊपर होगा, वो कहेगा कि मैं देवता का अवतार हूं। बाकी लोग किससे पैदा हो रहे हैं? पैर से पैदा हो रहे हैं। यानी जो इंसान की तरफ पैदा होता था उसको बांट दिया।
और उस पर धर्म का लिबास चढ़ा दिया और उनकी धर्म की किताबों में लिख दिया कि ये श्रेष्ठ है, ये वाले जाति के लोग अगर हत्या कर दे तो भी इनको कोई सजा नहीं मिलेगी, और बाकी लोग जो दुनिया का पेट भर रहे हैं, हाथ से श्रम कर रहे हैं, किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, जमाम जातियां जो हाथ से मेहनत करके लोगों के काम आ रहे थे, उनको कहा कि पैर से पैदा हो रहा है, अपमानित किया, जलील किया। और इस तरह से जो इंसान के रूप में पैदा हुए, उनमें से बहुत बड़े तबके को जानवर से बदतर जीवन में ढकेल दिया गया, रहने को घर नहीं। मैं खैरलांजी वाले प्रकरण को सुन रहा था, पूरा पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि जमीन की लड़ाई, और उसमें कोई दलित जाकर के थाने में गवाही दे दे, डराया तो डर नहीं रहे, मार दिया बेरहमी से। पहले के जमाने में जब राजाओं महाराजाओं का शासन था तो चौराहे पर फांसी देते थे, अंग्रेज चौराहे पर फांसी देते थे ताकि पूरे इलाके में आतंक फैल जाए, कोई हमारे खिलाफ बोले ना। इस देश में जातिवादी अन्याय करने वाले लोगों ने चौराहे पर अपमानित किया हमारे लोगों को, और इंसान को इंसान से बांट दिया, और एक बहुत बड़ी आबादी को जातियों में बांटकर मनुष्य होने की बात छोड़िए, जानवर से बदतर। और उसके बाद फिर एक इंसान पैदा हुआ जिसने पूरे जीवन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बचपन में पढ़ने गया तो उसे स्कूल से बाहर बिठा दिया कि भाई तुम इस जाति के हो, तुमको स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं। विदेश किसी तरह लोग, समझदार लोग, जागरूक लोग मिल गए तो विदेश पढ़ने भेजे, विदेश में डिग्रियां हासिल की, 32 डिग्री, 4 PhD की डिग्री, और सारी ओरिजिनल डिग्री थी। आज के प्रधानमंत्री तरफ फेक डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री थी उनके पास, 32 डिग्री। और वापस लौटे इस देश में। बड़ौदा में गया हूं उस जगह पर, सयाजी बाग, बड़ोदरा, गुजरात में। जब नौकरी करने गए तो चपरासी फाइल फेंक कर दे रहा है, पीने का पानी ढंग से नहीं दे रहा। उस सयाजी बाग के वहां जगह पर वो रोए थे। और ये बात समझे कि जब इतना पढ़ लिख करके मेरे साथ ही अपमान हो रहा है तो मेरे लोगों के साथ कितना अपमान इस देश में होता होगा। उनके पास तो मौका था, वो इतनी डिग्रियां थी, वापस विदेश लौट जाते और ठाठ से जीवन जीते, अच्छी नौकरी करते और कहते कि ये देश रहने लायक नहीं है। मगर उस शख्स ने भागना कबूल नहीं किया। उसी जगह पर उसने संकल्प लिया कि जब तक इस देश से जातिवाद का खात्मा नहीं कर दूंगा, सबको बराबरी के लिए नहीं लड़ाई लड़ूंगा, तब तक इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उन पुरखों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। ऐसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जब पैदा हुए तो इंसान को इंसान के बराबर कर दिया, भारत का संविधान लागू कर दिया। और संविधान लागू होने के बाद कितना भी कह लो कि मुख से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, अरे तुम कहीं से पैदा हुए, एक ही वोट देने का अधिकार है और एक वोट की एक ही कीमत है। बाबा साहब के संविधान के सामने सब बराबर है। अब कहीं नहीं कहते कि कहां से पैदा हुए। अच्छा एक बात बताइए, सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए, कहते हैं ना। 21 अप्रैल को अभी इस देश के प्रधानमंत्री ने तथागत बुद्ध को याद किया फिर से। उन्होंने कहा कि तथागत बुद्ध के पास हर चीज का जवाब था, वो दुनिया को खूबसूरत बनाए। और जैसे ही वो बुद्ध की मूर्ति के सामने झुकते होंगे, 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति के सामने झुकते होंगे, जब लौटते होंगे तो अपने लोगों से बोलते होंगे कि जरा पता लगाओ और कौन सी चीज है ऐसी जिसको बेच दिया जाए, कहीं बाबा साहब के सपनों का भारत न बन जाए। तो ऐसे लोग भी अब मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। सजग रहिएगा जय भीम बोलने वालों। देखो, पहले कोशिश तो बाबा साहब अम्बेडकर को आजादी के बाद मिटाने की गई। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मुझे पता है 1980 तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समग्र किताबों का प्रकाशन प्रकाशित नहीं हुआ था। लोग नहीं छपना देना चाह रहे थे कि अगर किताब छप के आएगी तो लोग पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि कौन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जब किताब नहीं छपी, 1980 में छपकर आई, भारत रत्न 1990 में आकर मिला, 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषणा 1990 में हुई। और तब जाकर के ये बात इस देश दुनिया को समझ में आई। 2023 में आज खड़े हो जाओ तो आप समझोगे देश ही नहीं दुनिया में
एक शख्स अगर कोई है जिसकी जयंती इतनी धूमधाम से करोड़ों लोग मनाते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इतनी बड़े पैमाने पर जयंती और किसी की नहीं मनाई जाती। और ये मैं तो पूरा देश में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आज 30 अप्रैल है और आज भी हम अपने पुरखे की जयंती मना रहे हैं। और मैं फिर से आयोजन समिति के लोगों को एक और बधाई दूंगा कि कोई अगर डॉक्टर अंबेडकर को अकेले जयंती मनाने के लिए याद कर रहा है तो अभी समझ लीजिए उसके मिशन की समझदारी अधूरी है। क्योंकि उसी 14 अप्रैल के 3 दिन पहले 11 अप्रैल को जिसे गुरु मानते थे 3 गुरुओं में से बाबा साहब, उनमें से एक गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले की भी जयंती पड़ती है और आप दोनों को साथ में मना रहे हैं। ये है बहुजन एकता। और इसलिए इन आयोजकों को बधाई दीजिए कि भाई हम साझापन की बात करने आए हैं। बाबा साहब ने 3 गुरु मनाए। बालाघाट के लोगों एक बात और समझिए, 3 गुरुओं में से तीनों में से कोई दलित नहीं था, उनकी जाति का नहीं था। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और आजादी के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की कोशिश की गई, फिर भी वो कुछ बीज होते हैं ना, खेती किसानी वालों आप समझते होंगे, कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जिनको किसी बंजर जमीन पर भी फेंक दो वो उस धरती का सीना फाड़ करके लहलहाते हुए खड़े होते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर इस देश के ऐसे बीज थे। बहुत मिटाने की कोशिश की थी, मिटा नहीं पाए। और अब फूले, अंबेडकर, पेरियार को मिटा नहीं पाएंगे। आज मैं पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि इस देश भर में कोई भी अन्याय के खिलाफ अगर लड़ने की कोशिश करेगा, कोई भी जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ अपने हक के लिए बोलेगा, कोई भी समानता की लड़ाई लड़ेगा, उसको किसी भी कीमत पर भारत का संविधान और उसके रचयिता डॉक्टर अंबेडकर का सहारा लेना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर इस समय इस देश के सबसे बड़े आइकॉन हैं जो किसी भी वंचित शोषित के काम आते हैं। तो मिटा तो नहीं पाएंगे अब वो, और आप मिटा न पाएंगे तो वो अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे और मूर्ति बनवा देंगे बड़ी बड़ी। सजग रहने की 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। फिर बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं बहुत जल्दी मुझे निकलना है इसलिए मैं थोड़ी हड़बड़ी में हूं, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें आपसे जरूर करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर किताबों में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर को किताबों में नहीं रखने दिया गया। और इस बात को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, मूर्तियों में नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, मैं जिस उत्तर प्रदेश से आया हूं, अभी हम लोग बैठे थे, वहां बात हो रही थी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो इतना सामंती माहौल था कि कोई नाम लेने वाला नहीं डॉक्टर अंबेडकर को। और जब एक बार डॉक्टर अंबेडकर के एक सच्चे वारिस, मैं एक ही वारिस मानता हूं, बाबा साहब का एक ही वारिस कायदे का हुआ, जिसने वो जो खेत था ना जिसमें बीज ऐसे ही डाल दिया गया था, उसकी थोड़ी सिंचाई की, थोड़ी जुताई की, थोड़ी बुआई की, और फिर बहुजन रूपी एक पौधा बढ़ निकल कर बड़ा हुआ। वो वारिस का नाम था मान्यवर कांशीराम। वो न होते तो ये लहलाता वृक्ष अभी आज तक नहीं देख पाता। और मान्यवर कांशीराम को मैं इसलिए याद करता हूं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं ना। डॉक्टर अंबेडकर को देश भर में समझाया जाता है कि वो दलितों के नेता हैं। कोई पढ़ने ही नहीं दिया कि बाबा साहब ने कैबिनेट से जो इस्तीफा दिया उसमें हिंदू कोड बिल के बाद दूसरी चीज लिखी थी कि अनुच्छेद 340 के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो कमीशन बनाया जाना है वो नहीं बनाया जा रहा है। इसके गुस्से में हम आपका मंत्रिमंडल छोड़ते हैं। इस देश को, ओबीसी को, यह बात हमें भी बतानी है और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को बताया जाए। डॉक्टर अंबेडकर अगर केवल दलितों के नेता होते तो आदिवासियों के लिए क्यों लड़ाई करते? डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए कहा कि काम का घंटा 12 घंटे से कम करके 8 घंटा करो, वेतन पे, ग्रेड पे, ग्रेचुइटी, सारे भत्ते और श्रमिक कानून बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर किसानों मजदूरों के नेता क्यों नहीं है भाई? महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, महिला मंडल और महिलाओं के जितने भी अधिकार थे उनको लड़ करके लागू कराने वाले जेंडर मूवमेंट के बड़े अगुवा थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्हें केवल दलितों का नेता बना दिया। इस देश में किसानों के लिए किसानी कैसे हो और द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रुपीज, उसके आधार पर आरबीआई बन रहा है। इतना बड़ा अर्थशास्त्र का विद्वान, उसको कभी अर्थशास्त्र का विद्वान ही नहीं माना। तब जाकर के जब मान्यवर कांशीराम का उदय होता है
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की कोई सोच नहीं सकता था, वहां एक दलित महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम उस समय जब हुआ और गांव गांव बाबा साहब की मूर्तियां बनी, तो उत्तर भारत के लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि हमारे बीच का कोई ऐसा शख्स था जिसकी मूर्तियां बन रही हैं, इसका मतलब कोई बहुत महान व्यक्ति था। लोग उससे जुड़ना शुरू हुए और पूरे उत्तर भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया। इसलिए मैं मूर्तियों की कीमत जानता हूं। लोग कभी किताब तक नहीं पहुंच पाते थे सर, कौन पढ़ पाएगा? कितने लोग हैंड टू माउथ है हमारे लोग। तो आज भी इस देश में 90% गरीब कौन लोग हैं? इस देश का SC ST OBC। अभी हम लोग वैसे साहब बैठ के बात कर रहे थे आपके घर पे, तो हम लोग यही चिंता जाहिर कर रहे थे कि भाई आज इस देश में कितनी गैर बराबरी है। दिन भर अगर काम ना करें तो शाम को चूल्हा ना जले, और वो उनके पास कहां समय है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। इसलिए वो मूर्तियों ने आत्मविश्वास दिया। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ये अहमियत बताती है कि वो आदमी बहुत काम कर रहा होगा जिससे लोग बहुत जलते थे। रात के अंधेरे में भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते थे, आज भी तोड़ते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आज उतनी हिम्मत तो नहीं होगी। मैं जानता हूं कि अगर बालाघाट के किसी कोने पर भी बाबा साहब की मूर्ति की अगर एक उंगली भी टूट जाए ना, तो अगले दिन बालाघाट जाम हो जाएगा। ये बदलाव तो आ चुका है, ये बदलाव तो आ गया। अब इतना आसान नहीं रहा। अब आपके लोगों में इतनी ताकत हिम्मत तो आ गई है, लोग एकजुट हो गए। अब एक आखिरी बात जो मैं कह के आपसे विदा लूंगा, बाबा साहब तो बहुत शानदार लोग थे। हम धीरे धीरे ले चलेंगे, लोगों को बताएंगे, हम OBC को समझाएंगे, हम आदिवासी को जोड़ेंगे, हम दलितों में जो लड़ाई लड़वाई जा रही है अलग अलग जातियों के बीच, हम उस लड़ाई को कम करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को समझाएंगे कि महात्मा फुले की गुलामगिरी को घर घर पढ़ने की जरूरत है। हम अपने लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से निकालने की कोशिश करेंगे, और पाखंड अंधविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। मैं एक दो किस्सा आजकल पूरे देश में सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये तीनों चारों राज्य जो आपके बॉर्डर पे है ना, यहाँ आजकल कथावाचक सब बहुत घूम रहे हैं। लाखों लाख रुपए की जो एक रैली कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, और उसमें एक कथावाचक है, वो रुद्राक्ष क्या बांटता है। मैं उसका पढ़ रहा था कि उसने कहा कि अगर आपके बच्चे का इम्तिहान हो तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दो, आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद खबर छपी अखबार में कि उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। अब मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, किसी धर्म के खिलाफ बोल करके आयोजकों को मुश्किल में नहीं डालूंगा भाई। हम तो वो बता रहे हैं जो अखबार में निकला। आजकल लोग टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि एक बाबा है जो किस्मत बता रहा, पर्चा बना रहा। अरे भाई, इतना ही उसको दिव्य ज्योति मिल गई है तो एक बार पर्चा बना के बता दे कि काला धन वापस कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा, देश को बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सारा धन अंबानी अडानी के हाथों बेच करके एक आदमी है जिसको आप प्रधानमंत्री बना दिए, वो कहता है मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। अरे वो तो झोला लेके चल जाएगा, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? और अपने झोले में वो हमारे और आपके बच्चों की शिक्षा भर लिया है, रोजगार भर लिया है, सरकारी नौकरी भर लिया है, सरकारी संपत्ति भर लिया है, हमारा हक अधिकार भर लिया है, और कोई भरोसा नहीं कल को झोला लेके जब जाए तो भारत का संविधान भी उसी में लेके चला जाए और इस देश में वापस मनुस्मृति का शासन लागू हो जाए। ये चेतावनी मैं आपके देने आया हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, फूले पेरियार को मानने वाले लोग एकजुट होकर के इस देश के संविधान को नहीं बचा पाए ना, तो हम समझ लीजिए आने वाले वक्त के दोषी होंगे। केवल अंतिम गुजारिश करके जा रहा हूं बालाघाट के लोगों को, अभी तो बहुत परीक्षा ली प्रकृति ने, थोड़ा सा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हुआ, फिर भी इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है भाई। एक आपसे वादा, कुछ दिनों बाद फिर आएंगे हम बालाघाट और फिर एक तसल्ली से आपके साथ कार्यक्रम होगा। अच्छे से हम लोग खूब देर बातचीत करेंगे। नहीं, दिक्कत यह है कि हमें जाना है नागपुर, आप मेरी बात समझिए। वो होता है, अभी सब बोल दूंगा तो अगली बार बुलाएंगे कैसे, इसलिए थोड़ा सा हम 2-4 मिनट और 2-4 बात बोल देता हूँ। ठीक बात है, आपका प्रेम है, आप लोगों का प्रेम है, सम्मान है भाई। देखिए मैं जहाँ रहता हूँ, जिस प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहां आजकल रामराज आया हुआ है।
एक तो देखिए रात हो गई, ज्यादा बोलूंगा नहीं, डर लगता है। लेकिन उस राम राज्य में इतना है कि कोई भी कभी भी कुछ भी करके कोई कितना भी बड़ा झूठ बोल दे खुश रह लेता है। लेकिन जब इस तरह के इलाकों में आता हूं तो एक प्रेम आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि उधर जाने पर डर लगता है। मैं सच कह रहा हूं, बहुत डर लगता है। बहुत खराब समय, हमारे लोगों को कैसे अपमानित करके मारा जा रहा है ये हम जानते हैं। आज भी इस देश की जेलों का आंकड़ा अगर निकाल लीजिए तो आज भी 90% जेल में बंद लोग, अंडर ट्रायल जो हैं वो हमारे लोग हैं, इस देश के SC ST OBC लोग हैं, वो जेल में बंद हैं। मेरे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू OBC कम्युनिटी से आते हैं और भीमा कोरेगांव के पक्ष में एक अम्बेडकराइट प्रोफेसर 3 साल से ऊपर हो गया जेल में बंद है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जो बाबा साहब की रिश्तेदारी में भी आते थे। पिछले दिनों में गया जब बाबा साहब के घर राजगृह मुंबई में, तो उस दिन वहां उनसे भेंट हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको जेल में क्यों रखा, उनको बोलने को मना किया है, अभी तो किसी तरह बाहर आया। उन्होंने कहा यह बात इस देश के लोगों से पूछना कि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का क्या गुनाह था कि सालों साल प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को इस देश में जेल में रखा गया। गौरी लंकेश, पंसारे, कलबुर्गी गोली मारी गई। हमारे अपने साथी रोहित वेमुला, पायल तड़वी और अभी IIT में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था दर्शन सोलंकी, सांस्थानिक हत्या का शिकार करना पड़ रहा है। अभी कई जगहों पर कई तरह के अन्याय अत्याचार चल रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल से, बाबा साहब का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय लगता है कि बहुत मुश्किल से एक कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाओ तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। एक बार धक्का देकर आगे बढ़ाने का काम उनके वारिस मान्यवर कांशीराम ने किया। और मान्यवर कांशीराम को इसलिए भी मैं याद कर रहा हूं कि जब इस देश में समाजवादी आंदोलन का नारा चल रहा था, OBC लोगों का आंदोलन चल रहा था, त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ के लोगों के आंदोलन में 1990 तक इस देश में एक तरफ समाजवादी लोग लड़ रहे थे मंडल कमीशन के लिए, तो मान्यवर कांशीराम ने सैकड़ों रैलियां इस देश में की और नारा लगाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यह है बहुजन एकता। और इसलिए मैं मान्यवर कांशीराम को याद करता हूं। हमारे पुरखे जोड़ करके गए हमको, और आज जिनके दिल में मनुस्मृति है वो हमें तोड़ने पर काम कर रहे हैं। केवल मैं एक ही गुजारिश देश भर के लोगों से कर सकता हूं, वही कर रहा हूं। पहली, किसी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के दंगे में हमारा कोई मतलब नहीं। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, दोस्त नातों को रोकें कि इस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हमारे लोग नहीं जाएंगे। जिस दिन 90% कमेरा लोग ये तय कर लें इस देश में कोई दंगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारे लोगों को दंगाई बना के इस्तेमाल कर रहा है। ये जितने कथावाचक सब बोल रहा है कि ये करके ये पैसा लगा के कर लीजिए, धर्म खतरे में है। अच्छा एक बात बताओ, धर्म अगर खतरे में है तो इस देश के गृह मंत्री का बेटा धर्म बचाने काहे नहीं आता है? अगर मंदिर खतरे में है तो इस देश के बड़े बड़े सांसद, विधायक का नेता मंदिर बचाने क्यों नहीं जाता? इस देश में दंगा कराने और हिंदू धर्म खतरे में, फलाना धर्म खतरे में, उसको करने का समझा किसको रहा? हमारे आपके घर के बच्चों को। और उनके घर के बच्चे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आप जितना गूगल करके सर्च करिएगा बालाघाट के लोगों, जितने लोग ये धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं ना, उन सब के बच्चे अच्छे घरों में, अच्छे स्कूल में पढ़ करके अच्छी अच्छी करोड़ों की नौकरी कर रहे हैं। और हमारे घर में जो कलम पकड़ाई थी ना बाबा साहब ने, इस देश में आजकल धर्म संसद के नाम पर जहर उगला जा रहा है, आप भी जानते होंगे। और जितना हमारे लोगों को शिक्षा देने की बात की, कहते हैं सब धर्म संसद के नाम पर चाकू तेज करके रखो, त्रिशूल तेज करके रखो। कहा सुना है? अरे मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जिन पुरखों को याद कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था, ये चाकू तलवार पिस्तौल दे दो उनको जो मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए। इस देश के कमेरा 90% लोगों अपने घर में कलम तेज करके रखो। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तीर तलवार इस हथियार की नहीं है। हमारे जितने पुरखे हैं उनमें किसी के हाथ में कोई हथियार है क्या? उनके तो देवी देवताओं के भी हाथ में हथियार है। मैं उधर कुछ बोलूंगा नहीं, मैं उधर बोलूंगा नहीं, छोड़िए उस पर बात ही क्या करना, हम अपने लोगों की बात करेंगे। तथागत बुद्ध दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, प्रेम और अहिंसा का, करुणा और प्रज्ञा का पाठ पढ़ाया, तर्क और विवेक का पाठ पढ़ाया।
और इसलिए कितना भी कोई जालिम तानाशाह प्रधानमंत्री बन जाए, विदेश में उसको बुद्ध ही याद आएंगे। वहां जाके नहीं कहेंगे हम कोर्ट से गोलवाल करके देश से आए हैं। अरे भाई, जिसको तुम अपना नायक मानते हो उसी को नाम लो, वहां तो तुमको बुद्ध याद आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखे, अब सोचिए ना, उनके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। हम और मनुस्मृति में क्या लिखा कि यह हत्या भी कर दे तो इसको सजा नहीं, ये शूद्र लोग होंगे, मुख्य राजमार्ग से चलेंगे तो ये रास्ता अपवित्र हो जाए, गले में हांडी, पीठ पर झाड़ू, ये पानी पी नहीं सकते, ये रास्ते पर चल नहीं सकते। उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। हमारे पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया कि सारे लोग अब आज से बराबर होंगे और राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, आज जनता के वोट से पैदा होगा। बाबा साहब को अगर बदला लेना होता तो भारत के संविधान में 2 लाइन जोड़ देते कि जितने दिन इस देश का दलित पानी पीने से रोका गया है, अब इस देश का ब्राह्मण पानी पीने से रोका जाएगा। लिखा क्या उन्होंने? जितना अन्याय अत्याचार इस देश के दलितों पर हुआ उसका 1% भी बदला लेने के लिए लिखा क्या? बाबा साहब ने केवल एक बात लिखी कि जिस दिन इस देश का संविधान लागू हो गया, कोई जाति और धर्म देख करके कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। और आज भारत का संविधान, अब आजकल कहते हैं ना, एक फकीर आदमी है झोला लेके चल देगा, जो 35 साल भीख मांगकर गुजारा किया, सुना है ना उसके बारे में? और इतिहास का सिलेबस आपका बदल रहा है। भीख मांग के गुजारा किया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, अब जो प्रधानमंत्री बनकर देश ही बेच रहे हैं। और उनको भी 14 अप्रैल को कहना पड़ा कि अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान उनके भी काम आ जा रहा है जो उस संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान की ताकत समझिए, हमारे भारत के संविधान की ताकत। और केवल मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं, अब वो लोग चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए इस देश में केवल धर्म के नाम पर दंगा कराया जा रहा है। और पीछे क्या किया जा रहा है जानना? हमारे बच्चों के हाथ से शिक्षा छीन ली। आप बालाघाट में पता करो सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां ना ढंग से इमारत है, ना जहां मास्टर है, जहां ना पढ़ने का कोई माहौल है। 500 रुपया और 5 किलो अनाज पर पूरे देश को भिखारी बना दिया। बाबा साहब के सपनों का भारत ये था क्या? फूले साहब के सपनों, हमारे गुरु रविदास ने एक नारा लिखा है, एक दोहा लिखा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। मानवता की बात की हमारे पुरखों ने। तो आज आप एक ऐसा भारत बना रहे हो, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन जी के कह रहे हैं कि बहुत अच्छे दिन आ गए। बाबा साहब के सपनों का भारत ये नहीं था। आपको धर्म के दंगा के नाम पर भटका करके पीछे से क्या किया? शिक्षा बेच दी। बालाघाट के लोगों में दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर हूं, और मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, खैरलांजी का कांड हुआ तो दिख गया हमारे सामने कि कैसे हमारे लोगों को मारा गया। लेकिन जो शिक्षा का काम हो रहा है ना, वो दिख नहीं रहा है। 10 साल 5 साल रुकिए, तब असर में आएगा, समझ में आएगा, जब हमारे बच्चे मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगे, क्योंकि शिक्षा बेच दी इन लोगों ने। और ये है भारत के संविधान पर हमला। हमारे लोगों को शिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। और शिक्षा का अर्थ डिग्री नहीं, चेतना संपन्न। एक निवेदन, शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई लड़ना होगा और सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा। दूसरा निवेदन, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। और संविधान की बचाने की लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक अगर कोई कहे कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं। नहीं भाई, सबका दर्द एक है, सब जाति के मारे हैं। अगर सबका दर्द एक है तो सबकी दवा भी एक ही होगी, और वो दवा है भारत का संविधान। खेत में बंटवारे के लिए झगड़ा कौन लगवा रहा है? जो दूसरा है, जो खेत हड़पना चाहता है। इशारे में कह रहा हूं, हमारे खेत में झगड़ा करवा रहा है। देखो भाई ओबीसी वालों, तुम्हारे में से सारा खेत का फैसला इस जाति के ओबीसी ने ले लिया। अरे भाई शेड्यूल कास्ट वालों, तुम्हारा सबसे ज्यादा हक इन शेड्यूल कास्ट की जाति के लिया, और हम आपस में लड़ने लगे। ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, ये हमारा हक मार लिया, ये हमारा हक मार लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है सर कि सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। अब जिसको कभी कोई मौका नहीं मिला, तो जब संगठन बनते हैं तो हजारों संगठन बनेंगे, हर व्यक्ति को अपना नेता बनना है, इसमें बुरा भी नहीं है। लेकिन अब वक्त इस बात का आ गया है बालाघाट के लोगों को कि हम सबको एक होना होगा। अगर हम बिखरे रहे, मैं आजकल एक किस्सा सुना रहा हूं कि मैं बहुत बचपन की बात है, उसको मैं थोड़ा सा बढ़िया से बना लिया
कि एक बार पिताजी ने कुछ पैसा देकर कहा कि जाओ अंगूर खरीद ले आओ। बालाघाट में वहां भी एक किस्सा हमने सुनाया था। जब अंगूर खरीदने में गया तो मैंने सोचा कि कम पैसे में ज्यादा अंगूर खरीद के दिखाऊंगा, पिताजी खुश हो जाएंगे। अब मैं जाके कहा 10 रुपए किलो 1 किलो अंगूर लेके आया हूँ, पिताजी बिजनेस करना बहुत अच्छा आता है, आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन के बिजनेस करूं। पिताजी ने कहा कि दूसरा अंगूर क्यों नहीं ले आए? मैंने कहा वो महंगा था। कहे कितना रुपए किलो? मैंने कहा 20 रुपए किलो। कहा क्यों महंगा था? मैंने कहा वो गुच्छे में लगा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर गुच्छे में रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो कीमत बड़ी रहती है, अगर टूट के बिखर जाओगे तो औने पौने दाम पर यूं ही बेचे जाओगे। बहुजन समाज के लोगों 90% एकजुटता की बात करनी होगी। भूल जाइए कि किसकी जाति बड़ी किसकी छोटी, भूल जाइए कि कौन नेता बन रहा है, कौन धोखा दिया कौन नहीं। ये जब खेत हमारा लूट जाएगा ना, तो वो लूटने वाला हमको झगड़ा कराकर हमारा खेत हड़प लेके चला गया। अगर खेत बचा रहेगा तो हम सब भाई आपस में बैठ करके, बहनें आपस में बैठकर आपस में बंटवारा कर लेंगे। अब की फसल किसको कितनी मिले, खेत ही नहीं रहेगी तो फसल कहां से खाओगे आप? इसलिए केवल एक गुजारिश, शिक्षा बचाइए, रोजगार बचाइए, स्कूल अस्पताल बचाइए। कोरोना आया था ना, गोबर का लेप कर लो, गौमूत्र पी लो। अरे जब यही गौमूत्र में सब था तो हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं अपने उत्तर प्रदेश में जाके लोगों से पूछता हूँ, कोई पड़ोसी अगर एक लाठी मारे तो मंदिर में जाते हो कि थाने पे जाते हो FIR कराने? सर दर्द भी हो जाए तो कोई मंत्र पढ़ते हो कि उसके बाद एक पैरासीटामॉल खा लो, सर दर्द बदल सब सही हो जाए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आधुनिक भारत की जरूरत है। अगर मंदिर मस्जिद से सब मिलना होता तो इस देश में कभी किसी बच्ची का बलात्कार नहीं होता, किसी जाति के नाम पर खरलांजी नहीं होता, कोई भूखों नहीं मरता और कोई आपस में लड़ करके दंगा नहीं कराता। इसलिए जाते जाते गुजारिश, किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक चीज में हमें नहीं जाना है। हमें कलम और किताब बचाना है, शिक्षा बचाना है, रोजगार बचाना है और सबसे बढ़कर इस देश का संविधान बचाना है। और जब बड़ा दुश्मन आए ना तो आपस की दुश्मनी भूल जाना होता है और छोटा बनिए। जिसकी संख्या ज्यादा है उसको थोड़ा पीछे आना होगा। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आइए आपस में हम सब भाई भाई हैं, थोड़ा हम हार जाए, हम पीछे आ जाए 2 कदम। कोई जो बहुत पीछे रह गया उसको आगे कर दे। हमने नाक लंबी कर दी, दिल छोटा कर लिया। आइए बाबा साहब की जयंती, फूले साहब की जयंती का मकसद केवल ये है, हाथ उठाकर संकल्प लें कि भारत के संविधान को बचाने के लिए हम आपस के सारे झगड़े को मिटा देंगे और एक होकर के 90% लोग जो हाथ से श्रम करते हैं, हम सब एक हैं। और आइए मिल करके इस देश का संविधान बचाने के लिए, और जो भी संविधान के साथ छेड़खानी करे उसको किसी भी कीमत पर इस देश के संविधान से खिलवाड़ मत करने दीजिएगा। कभी वो आपकी जाति का चोला पहनकर आएगा, आपकी जाति का चोला पहन करके आएगा कि मैं भी तो आपकी जाति का हूं, मुझे वोट दे दो, मुझे पार्षद बना दो, मुझे मुखिया बना दो, मुझे आमदार खासदार बना दो, मुझे विधायक और सांसद बना दो। और आपका वोट लेकर के उन मनवादियों के बीच में बैठ करके कहेगा कि भारत के संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए जंगल में लकड़ियां जब काटी जा रही थी तो कुछ लकड़ियों ने विरोध किया, तो कुल्हाड़ी ने कहा कि तुम कुल्हाड़ी का क्यों विरोध कर रही हो? देखो कुल्हाड़ी में लकड़ी तो तुम्हारे ही बीच की लगी हुई है। और जंगल की लकड़ियां खामोश हो गई। आपकी जाति के लोगों को आपके सामने खड़ा करके आपका हक अधिकार छीन लिया। बाबा साहब ने कहा था और मान्यवर कांशी राम ने कहा था, जाओ इस देश की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, हुक्मरान बनना था, और हम गुलाम बनते जा रहे हैं। बाबा साहब और मान्यवर कांशी राम का, फूले साहब का मिशन बहुत पीछे जा रहा है। अगर हम नहीं जागे, अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हम शिक्षा नहीं बचा पाए, अगर हम रोजगार नहीं बचा पाए, तो पता नहीं 2024 के बाद आप बालाघाट में जयंती भी मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, मुझे इस बात में संदेह है। इसलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपसे केवल एक गुजारिश कर रहा हूं और वादा किया है मैंने आयोजन समिति के लोगों को कि मैं फिर आपके बीच में बहुत जल्दी आऊंगा। आपका कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैं अभी जब निकलूंगा तो आप लोग उठिएगा मत।
जो जहां बैठा है वो बैठे रहिए, बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिए, इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलाते रहिए। मुझे अभी तुरंत निकलना होगा, मुझे जाना है और फिर मिलेंगे। और आप सब आयोजन समिति के लोगों को बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाकर हमें सम्मानित किया। वैद साहब को धन्यवाद, पूरे लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।